नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखें यार, आज हम लोग सेट नंबर 58 करने वाले हैं, ओके ना। और जो लोग भी नए हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा यार, आप लोगों को वहां पे सारा सेट का पीडीएफ मिल जाएगा, ओके। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय डीके शर्मा। आप लोग यहाँ पे जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सवाल करते हैं यार। देखिए, का दो गैस भरने वाली ट्यूब ए और बी क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में गैस सिलेंडर भर सकते हैं, लेकिन एक तीसरी ट्यूब इसे 6 मिनट में खाली कर सकती है। 3 नल है जिसमें 2 ठो भरने वाला है और 1 ठो खाली करने वाला है। का पहला नल पूरा टैंक को 12 मिनट में भर देगी, दूसरा नल पूरा टैंक को 15 मिनट में और तीसरा नल जो है पूरा टैंक को 6 मिनट में खाली कर देगी। तो 12, 15 और 6 का एलसीएम हो जाएगा कितना? 60, ओके ना। तो 12 पचे 5 भरने वाला है तो इसके एफिशिएंसी को प्लस है, 15 चौक 4 भरने वाला है तो प्लस है, 6 दहा तो -10 खाली करने वाला है तो माइनस है। तीनों नलों का एफिशिएंसी पता कर गए। अब कहा क्या कि पहले 2 ट्यूबों को शुरुआत में 5 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर तीसरे ट्यूब को भी खोल दिया जाता है। सिलेंडर कितने समय में खाली हो जाएगा? कुछ नहीं करना, बस जैसे जैसे बोला लिखते चलिए। का पहले दोनों नलों को 5 मिनट में तक खोला गया तो पहला नल 1 मिनट में 5 यूनिट भरेगा, दूसरा नल 1 मिनट में 4 यूनिट भरेगा, तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भरेगा? 9। 1 मिनट में 9, 5 मिनट तक चला तो 5 मिनट में कितना भर दिया? 45 यूनिट भर दिया। टोटल 60 लीटर का टैंक है जिसमें 45 लीटर भरा हुआ है। अब का तीसरे नल को भी ओपन कर दिए, यानी ए बी सी तीनों साथ में चल रहा है। तो गौर से, अब मेन कहानी यहीं से है। देखें यार, पहला 5 भरेगा, दूसरा 4 भरेगा, तीसरा 10 खाली करेगा। तो जब तीनों साथ में चलेगा तो 9 भरा और ये 10 खाली कर दिया, 9 भरा 10 खाली कर दिया, तो माइनस का 1 कहने का मतलब ये हुआ कि अब जब तीनों साथ में चलेगा तो टैंक में पानी जाएगा नहीं, बल्कि जितना पहले से भरा हुआ है वही पानी बाहर निकलना चालू हो जाएगा। का तीनों जब साथ में चलेगा तो ए 5 भरेगा, बी 4 भरेगा, सी 10 खाली करेगा। 5 4 9 भरा, 10 खाली कर दिया, यानी 1 यूनिट पानी बाहर निकलता है। हर मिनट 1 यूनिट पानी बाहर निकलता है। तो का पूरा टैंक कितने समय में खाली होगा? पूरा टैंक में पानी भरा है कितना? 45 यूनिट। 1 मिनट में 1 यूनिट खाली करेगा तो 45 यूनिट कितने समय में खाली हो जाएगा? 45/1 यानी क्या? 45 मिनट में टैंक खाली हो जाएगा, ओके ना। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, का एक कपड़ा व्यापारी अपने आधे कपड़े को 40% लाभ पर, बचे हुए कपड़े का आधा कपड़ा को 40% हानि पर तथा शेष कपड़े को लागत मूल्य पर बेचता है। पूरे सौदे में उसकी प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। नेट प्रॉफिट परसेंट पूछा है, ओके। देखिए, का आधा यानी 1/2 भाग कपड़ा जो है उसने 40% लाभ पर बेचा तो ओनली लाभ हुआ कितना? 1/2 का 40% लाभ है तो प्लस से। कहा शेष का आधा, तो भाई मेरे आधा कपड़ा आपने बेच दिया है तो शेष बचा होगा आधा। और कहा शेष का आधा यानी 1/4 भाग। 1/4 भाग कपड़े को 40% हानि पर बेचे तो ओनली हानि हुआ कितना? तो 1/4 का 40% हानि, तो माइनस से इसको डिनोट करेंगे, ओके ना। अब आगे का शेष कपड़ा को उसने लागत मूल्य पर बेच दिया। तो भाई मेरे आप बताएं, थोड़ा सा समझिए आराम से। देखिए, 1/2 भाग तो आपने पहली बार बेच दिया है, 1/4 भाग आपने दूसरी बार, तो टोटल कितने कपड़े आपने बेच दिए? ऐड करेंगे तो आप बोलेंगे सर जी 3/4 भाग बेच दिए, तो रिमेनिंग बच गया है कितना? 1/4 भाग। अब कहा यार कि इस शेष बचे कपड़े को उसने लागत मूल्य पर बेचा। लागत मूल्य कहने का मतलब हुआ कि इसको जितना में खरीदा है उतना ही में बेच दिया। तो यार कोई भी चीज आप जितना में खरीदे उतना ही में अगर बेच दीजिएगा तो आपको कोई प्रॉफिट या लॉस होगा क्या? नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई मोबाइल फोन खरीदा है 2000 रुपया में, तो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया 2000, आपने 2000 रुपए
रुपए में ही उसको बेच दिए, तो यार आप जितना में खरीदे उतने में बेच दिए, तो आपको कोई लाभ या हानि नहीं हुआ। यानी कि इस 1/4 भाग पर उस दुकानदार को तो कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, तो ये तो खत्म हो गया। अब उसको टोटल इतना पे ही चेंज होना है। देखिए 1/2 काटिएगा कितना, 20% माइनस 4 दहा 40, 10%, तो 20 में से 10 गया। टोटल प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ, 10% का हुआ। ऑप्शन नंबर सी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि 1/4 कपड़ा को लागत मूल्य पर बेचा, यानी जितना में खरीदा उतना ही में बेचा है, तो जितना में खरीदे उतने में बेच दिए, तो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। चलिए आगे कहा 3 क्लास में छात्रों की संख्या जो है 2:3:4 के अनुपात में है। आगे का प्रत्येक क्लास में 12 छात्र की वृद्धि कर दी जाए, तो अब रेशियो हो जाता है 8:11:14 का। ओके ना। देखें यार कहा प्रत्येक क्लास में 12 विद्यार्थी वृद्धि कर दी जाए, प्रत्येक क्लास में 12 विद्यार्थी और शामिल किए, तो यार एक्चुअल में तो हर जगह सेम वृद्धि हुआ है, 12 विद्यार्थी का तीनों जगह तीनों क्लास में सेम वृद्धि हुआ है, तो रेशियो में भी तीनों जगह सेम वृद्धि होना चाहिए। तो यहाँ देखें 2 था 8 हो गया, यानी 6 बढ़ा। यहाँ 3 था 11 हो गया, 8 बढ़ा। यहाँ 4 था 10 हो गया, 14 हो गया, 10 बढ़ा। क्या तीनों जगह रेशियो में सेम वृद्धि हो रहा है क्या? तो आप बोलेंगे सर नहीं, इसका मतलब ये रेशियो अनअरेंज्ड है, इसको अरेंज करना पड़ेगा। और अरेंज करने का तरीका क्या है कि नीचे वाला के अंतर से ऊपर वाला में और ऊपर वाला के अंतर से नीचे वाला में, तो किसी भी 2 टर्म को आप पकड़ लीजिए, कोई भी 2 टर्म। ऐसा नहीं कि जिन दोनों को लेकर हम सॉल्व कर रहे हैं आप भी वैसा ही करें, किसी भी 2 को आप ले लीजिए। तो जैसे देखें इन दोनों का अंतर कितने का है, तो आप बोलेंगे सर जी 8 और 11 का अंतर 3 का है। 2 और 3 का अंतर कितने का है, 1 का है। तो नीचे वाला के अंतर से ऊपर में गुना, तो 3 से ऊपर में करिएगा तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब ऊपर वाला के अंतर से नीचे में गुना, 1 से नीचे में करिएगा तो 8 एकम 8, 8 11 एकम 11, 14 एकम 14। अब देखिए निश्चित ही हर जगह का अंतर, अब पुराना वाला से तो कोई मतलब है नहीं, अनअरेंज्ड वाला को हटा दिए। अब देखें यार पहला कक्षा में 6 था, 8 हो गया, यानी कितने का वृद्धि हुआ, 2 का। 9 से 11 हुआ, यहाँ कितने का, 2 का। 12 से 14 हो गया, कितने का वृद्धि, 2 का। यानी रेशियो में भी हर जगह सेम वृद्धि हुआ। रेशियो में भी तीनों क्लास में 2-2 यूनिट का वृद्धि हुआ है, पर एक्चुअल में वृद्धि किए हैं कितने का, 12 का। तो 2 यूनिट बराबर 12, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 6। 1 का वैल्यू पता कर गए। सवाल का शुरुआत में तीनों कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी, तो प्रारंभ में टोटल कितने बच्चे थे, तो 6 या 9, 15, 15 और 12 27। 1 यूनिट बराबर 6 है, तो 27 यूनिट बराबर कितना, 7 छक 42, 6 दूना 12 4 16, 162। ऑप्शन नंबर ए। ओके है। चलिए आगे देखिए का निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। देखिए यार 9 से विभाजित होने का रूल होता है कि किसी भी नंबर के सभी अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है, इसका मतलब वो कंप्लीट नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ओके ना। तो देखिए यहाँ इस नंबर के सभी अंकों का योग कितना, 5 6 11 1 12 1 13 13 2 15 15। क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, खत्म हो गया। यहाँ देखें 8 9 17 17 4 21 4 25 5 30। क्या 30 9 से कटता है, आप बोलेंगे सर नहीं कटता, ये भी खत्म। यहाँ देखें 4 9 13 13 6 19 19 5 24 24 3 27। अंकों का योग 27 जो है ये 9 से तो कटेगा। अगर इस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कट रहा है, मतलब ये नंबर भी 9 से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा कि इकाई अंक ज्ञात करना है। देखिए यार यूनिट डिजिट अगर निकालना है तो आप सबको पता है कि सर मेन पावर में जो है ना हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मेन पावर में
4 से भाग देने पर शेष 0 बचे ना, तो पावर में 4 को ही हम लोग लिखते हैं। ये चीज आप लोगों को पता होगा। तो देखें यार 3 है तो मेन पावर में 4 से भाग दीजिए, और आपको पता है पूरा नंबर में भी आप भाग दे सकते हैं, या फिर आखिरी के 2 डिजिट में ही केवल भाग दीजिए, क्योंकि 4 से तो डिवाइड होने का रूल होता है कि किसी भी संख्या का आखिरी का 2 डिजिट अगर 4 से कटेगा मतलब वो कंप्लीट नंबर 4 से कटेगा, और अगर आखिरी का 2 डिजिट 4 से नहीं कटता मींस वो कंप्लीट नंबर 4 से नहीं कटेगा, तो 4 से ही भाग देना है तो पूरा में दे लीजिए, या फिर आखिरी के 2 डिजिट में ही केवल दे के देख लीजिए। तो 32 में अगर 4 से भाग देंगे तो 4 × 32 पूरा पूरा कटेगा, यानी शेष 0 बच रहा है। शेष अगर 0 बच रहा है तो पावर में 4 लिख लेंगे। ओके ना। अब देखें 4 के पावर अगर इवन नंबर है तो आप लोगों को पता है 4 इवन ऑड पे काम करता है, तो 4 के पावर इवन नंबर है तो इकाई अंक क्या होगा 6, और 5 के पावर ये 5 तो एवरग्रीन है, 5 के पावर कुछ भी तो यूनिट डिजिट 5 ही रहना है। क्लियर है बात। अब देखें 3 के पावर 4 कितना 81, 81 का इकाई अंक 1 गुना 6 गुना 5, 6 पचे 30, 30 का इकाई अंक 0, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का 2 संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है। विभाजन कहने का मतलब हुआ कि एक नंबर में दूसरा नंबर से भाग दीजिएगा तो रिजल्ट 6 आएगा, और आगे का उन दोनों नंबर का गुणनफल 96 है, तो दोनों संख्या के योग और अंतर का गुणनफल बताना है। देखिए यार 2 नंबर हमने एज्यूम कर लिया x और y, जिसमें x इज ग्रेटर देन y है। क्लियर है बात। अब कहा कि विभाजन में से 6 प्राप्त होता है, यानी कि पहली संख्या यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दीजिएगा तो रिजल्ट 6 आ जाएगा। ओके ना। अब सेकेंड स्टेटमेंट का दोनों नंबर का गुणनफल 96 है, यानी x गुना y भी दे रखा है आपको 96। ओके, तो एक तो तरीका है यार कि आप यहाँ पे थिंक आउट कर लीजिए कि वो 2 नंबर कौन जिसमें बड़ी संख्या में अगर छोटी से भाग दे तो 6 आए और दोनों का गुणनफल 96 हो। तो आप देखेंगे कि सर 24 और 4 हो जाएगा, लेकिन वैसे जो लोग नहीं सोच पाएंगे तो आप बेसिक कर लें यार, बेसिक करने में भी ज्यादा टाइम आपका खराब नहीं होगा। तो यहाँ देखें x बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा 6y हो जाएगा। ओके ना। अब x के जगह तो 6y लिख ही सकते हैं, और गुना y बराबर 96, 6 से काटिएगा कितना 16 × 6 = 96, तो y गुना y स्क्वायर बराबर 16, तो y बराबर कितना 2। y का वैल्यू पता कर गए तो x का भी वैल्यू आ जाएगा। यहाँ y का मान पुट करिएगा तो 6 दूना 12, तो x का वैल्यू आ गया, सॉरी 4 होगा ना यार, यहाँ पर y का मान 4 होगा, सॉरी। तो यहाँ 4 छक 24, तो x का वैल्यू आ गया कितना 24। x पता कर गए, y पता कर गए। अब सवाल बोला दोनों संख्या के योग यानी x प्लस y और दोनों संख्या के अंतर यानी x माइनस y का गुणनफल, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर से कर लें, यार छोटा नंबर है तो ऐसे ही जोड़ के कर लीजिए। 24 4 कितना 28 गुना 24 में से 4 गया कितना 20, तो 28 दूना 56 560, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। पहले 40% हानि पर जो है वो सामान अपना बेच दिया। आगे का विक्रय मूल्य में 125 रुपया वृद्धि कर दी जाती है, तो थोक विक्रेता को 10% का प्रॉफिट होने लगा है। तो यार आप जरा सोचकर बताएं, पहले सामान बेच रहा था 40% लॉस हो रहा था, जैसे ही उसने विक्रय मूल्य को बढ़ाया तो 10% का प्रॉफिट होने लगा। तो दोनों समयों के विक्रय मूल्य में अंतर है कितने का, तो पहले 40 हानि पर बेच रहा था, 40% हानि पर बेच रहा था, अब 10% का उसको प्रॉफिट होने लगा। तो दोनों समय के विक्रय मूल्य में अंतर कितने परसेंट का है, तो लॉस प्रॉफिट है, तो आप बोलेंगे सर जी 50% का अंतर है। तो दोनों समयों के विक्रय मूल्य में 50% का अंतर है, पर रुपया में अंतर है क्या रुपया का 125 रुपया का, तो 50% 125 रुपया। क्रय मूल्य पूछा, क्रय मूल्य यानी कि 100% का वैल्यू पूछा, तो 50 का 2 गुना तो 125 का 2 गुना कितना 250 रुपया। ऐसे कर ले, नहीं तो आप ऐसे कर ले 125 बट्टा 50 गुना 100, 50 दूना 100, 125 दूना कितना 250, ऑप्शन नंबर ए। ओके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए का ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर अगर काम करे तो काम को 15 दिन में पूरा कर देगा।
आगे कहा ए अकेले काम को 18.75 दिन में पूरा कर सकता है। देखें यार, हमने बोला था पहले भी कि टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी में जब भी टाइम डेसिमल के रूप में देना तो पहले उसको आप इंटीजर या फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखें यार 18.75 है, तो अब मेरे भाई अगर आप डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 अंक है, अगर डेसिमल हटाएंगे तो बट्टा में 2 जीरो आ जाएगा। ओके, अब 25 से काटिएगा तो 25 चौक 100, 25 सते 75 से 175, अब 25 पचे 25 से, यानी कि 75/4। अब देखिए इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो 15 और 75 का एलसीएम कितना 75 हो जाएगा। 15 पचे तो 5, 75/4 से डिवाइड करिएगा, 75 एकम और 4 एकम कितना 4। क्लियर है बात। अब आगे बढ़िए, कहा यार वे एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं लेकिन काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कहा दोनों ने मिलकर काम करना चालू किया लेकिन काम समाप्त होने से 12.5 दिन पहले जो है एक काम छोड़कर चला गया। तो आपको पता है कि ये छोड़ा छोड़ी वाला में जो वर्कर काम करके जाता है उसका काम घटाते हैं, लेकिन जो वर्कर काम छोड़कर गया उसको जबरदस्ती बुलाइए और अपने हिस्से का जितना काम छोड़कर भागा है उतना काम उससे एक्स्ट्रा कराइए। तो कहा देखें यार ए 12.5 दिन पहले भाग गया, ए एक दिन में 4 काम करता है, एक दिन में 4 काम तो 12.5 दिन में कितना काम करेगा। तो आप बोलेंगे सर 4 पचे 20, 12 चौक 48, 2 50 काम। ओके ना। ए अगर रहता तो अपने हिस्से का 50 काम करता, लेकिन उसने 50 काम छोड़ के भाग गया तो एक को बुलाइए और उससे 50 काम कराइए। तो टोटल कितना काम हो गया 75 था, 50 एक्स्ट्रा, तो टोटल कितना काम हो गया 125 काम। अब इस 125 काम को तो दोनों मिलकर न करेगा यार, ए बी तो आखिरी तक था ही, ए को भी आपने बुला लिया, ए को भी बुला लिया, तो अब आखिरी में ए और बी दोनों मौजूद है तो दोनों मिलकर इस 125 काम को करेगा। तो कितने दिन में कर देगा, दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम, तो 125 काम कै दिन में, तो 9 एकम, कहीं गलती नहीं ना हुआ है, 9 एकम 9, 9 पचे 45, सॉरी यहाँ यार सॉरी, दोनों मिलकर देखें यार, दोनों मिलकर करेगा तो दोनों मिलकर, सॉरी यार, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम 5 काम ना, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम, तो 125 काम कै दिन में डिवाइड करिएगा तो 25 पचे 25 से, यानी कि दोनों साथ में मिलकर काम करे तो पूरा काम 25 दिन में हो जाएगा। सवाल कहा ए और बी ने एक साथ कितने दिनों तक काम किया। देखें यार पूरा काम अगर शुरू से लेकर अंत तक दोनों साथ में मिलकर करता तो 25 दिन में काम फिनिश होता, लेकिन ए जो है ये 12.5 दिन पहले ही भाग गया था, 12.5 दिन पहले भाग गया था। अगर दोनों साथ में मिलकर शुरू से अंत तक काम करता तो 25 दिन में फिनिश होता, लेकिन ये 12.5 दिन पहले ही भाग गया था, 12.5 दिन पहले भाग गया तो दोनों साथ में रहे होंगे कितने दिन तक, 12.5 दिन तक ही साथ में रहे होंगे। ओके, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा किसी मूलधन पर तीसरे और चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 125 रुपया और 135 रुपया है। तो ब्याज की दर देखें यार, थर्ड ईयर के लिए जो सीआई है का थर्ड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज 125 रुपया है और फोर्थ ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज जो है ये 135 रुपया है। क्लियर है, रेट पूछा है। तो यार देखिए थर्ड ईयर कंपाउंड में होता क्या है कि ब्याज पर ब्याज मिलता है, मूलधन पर तो हर साल आपको ब्याज मिलेगा ही, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। जैसे देखे मान लीजिए कि मूलधन है 100 रुपया, ओके ना, थोड़ा सा समझिए बाद में सवाल पर आएंगे। रेट है मान लीजिए 10%। तो देखें यार कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो पहला साल तो 100 रुपया पर 10% ब्याज मिलेगा, तो 100 रुपया पर 10% ब्याज मिलेगा तो 100 का 10% यानी क्या रुपया, 100 का 10% यानी कि पहला साल 10 रुपए का ब्याज मिलेगा। ओके ना। अब सेकेंड ईयर आ जाइए, सेकेंड ईयर भी मूलधन पर 10% यानी 100 रुपया पर 10% ब्याज, तो 10 रुपया ब्याज मिलेगा ही, लेकिन कंपाउंड में आपको पता है कि सर जी ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, यानी पिछले साल 10 रुपए का ब्याज मिला था तो इस 10 रुपए पर भी 10%, तो 10 का 10% कितना 1 रुपए का ब्याज मिलेगा। और क्लियर है बा। तो आप देखें यार यहाँ की फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना है,
तो आप बोलेंगे 10 रुपया। और सेकेंड ईयर कितने का ब्याज मिला, तो 11 रुपया का। तो फर्स्ट ईयर 10 का ब्याज मिला, यहाँ 11 का, यानी कि 10 + 1 का। तो यार 1 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज मिला है किस पर, इस 10 रुपए पर ने, यानी पिछले साल के ब्याज पर ने 1 रुपये का ब्याज मिला है। तो आप इसको निकाल नहीं लेंगे कि सर जी यहाँ 11 का ब्याज मिला, यानी कि एक जो ब्याज मिला ये पिछले साल के ब्याज पे एक ब्याज मिला होगा। तो 1 रुपया का ब्याज मिला किस पर, 10 पर। परसेंट कितना, 100 से गुना काटिएगा तो 10%। ओके ना। तो ये चीज आप लोगों को पता है कि सर कंपाउंड में ब्याज पर ब्याज मिलता है, मूलधन पे तो मिलेगा ही, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, जिसके कारण हर अगले साल का ब्याज पिछले साल के ब्याज से ज्यादा होता है। तो देखें यार, थर्ड ईयर ब्याज मिला 125, फोर्थ ईयर ब्याज मिला 135, कितना एक्स्ट्रा मिला है, तो आप बोलेंगे सर जी 10 रुपया एक्स्ट्रा। और ये 10 रुपया एक्स्ट्रा जो ब्याज मिला ये किस पर मिला होगा, तो आप बोलेंगे सर पिछले साल के ब्याज पर मिला है। तो 10 रुपए का ब्याज मिला कितना पर, 125 पर। परसेंट तो 100 से गुना, 25 पचे 25 से 25 चौक 100, 5 दूना 10 तो 4 दूना 8। ऑप्शन नंबर सी। देखिए का समान त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले एक शंकु, गोलार्ध और बेलन का आयतन PQR है। देखें यार, कहा एक शंकु है, गोलार्ध कहने का मतलब होता है भाई मेरे अर्धगोला, और एक बेलन है का, इन सब का जो है हाइट और रेडियस सेम है। इन सब का हाइट और रेडियस क्या है, सेम है। ओके ना। तो सवाल का इनके आयतन का रेशियो बताइए। तो आप बताएं मेरे भाई, इसका हाइट है h, रेडियस है r, लेकिन अर्धगोला में क्या होता है, ये तो रेडियस है इसका r, लेकिन ये इसका क्या हुआ, ये केंद्र से परिधि को मिला है, तो ये भी रेडियस हो गया, और साथ के साथ ये अर्धगोला का हाइट भी है। तो अर्धगोला का जो हाइट है ना, ये इसके रेडियस के बराबर होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, अर्धगोला का हाइट इसके रेडियस के बराबर होता है। तो इसने बोला क्या कि हाइट भी सबका सेम है, तो शंकु का भी हाइट क्या हो जाएगा, r के बराबर। बेलन का भी हाइट क्या हो जाएगा, r के बराबर। क्लियर है बा। तो देखें यार, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h है कितना इसका, तो r। क्लियर है बात। बस यही बात समझना था कि अर्धगोला का जो हाइट है ये इसके रेडियस के बराबर है, और तीनों का हाइट सेम है, यानी कि इसका भी हाइट r, इसका भी हाइट r। क्लियर बात। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, तो 2π/3 r³। और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h कितना है इसका, r। क्लियर है बात। अब देखें, r² गुना r³ तो ये r³, यहाँ r³, यहाँ भी r² गुना r³ कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो यार यहाँ बच गया 1/3, यहाँ 2/3, और यहाँ कुछ नहीं यानी 1। सब में 3 से गुना कर दीजिएगा तो 1, 2 और 3 एकम कितना, 3। 1:2:3। ऑप्शन नंबर डी। ओके, अच्छा सवाल था, बस हाइट वाला चीज समझना था यहाँ पे। देखिए आगे यार, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, काफी आसान, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। देखिए का एक आपने, इसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को दे रखा है। ओके ना। अब का इसके मूल अल्फा और बीटा हैं, का वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल α² और β² है। तो पहले देखें यार, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल अल्फा और बीटा है, तो आप बताना कि मूलों का योग क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर जी मूलों का योग होता है -b/a, -b/a यानी कि -7/2। क्लियर है बात। मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर जी c/a, तो c कितना है, -4, c-4 है। ओके ना। और बट्टा a कितना है, 2, तो 2 से काटिएगा तो -2। क्लियर है बात। अब कहा क्या कि वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल जो है α² और दूसरा मूल β²। तो बताएं यार, उस समीकरण के मूलों का योग क्या होगा, जिस समीकरण के मूल α² और β² है, तो उस समीकरण के मूलों का योग होगा α² + β²। तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। a² + b² का फॉर्मूला होता है क्या, a + b का होल स्क्वायर -2ab। तो अल्फा प्लस बीटा -7/2, -7/2 का स्क्वायर करिएगा तो 7×7 = 49/4 माइनस
अल्फा गुना बीटा कितना है -2, तो -2 गुना -2 प्लस का 4 हो जाएगा। ओके ना, तो 4 चौक 16 और 49, 16 और 49 65/4। क्लियर है। अब बताएं मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। आप बोलेंगे यस सर लिख सकते हैं। तो -2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू था -2, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो देखिए यार, जो समीकरण जिस समीकरण का मूल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था, तो उस समीकरण के मूलों का योग जो है हम लोगों ने निकाल लिया, मूलों का गुणनफल निकाल लिए। तो इक्वेशन क्या होगा, आप सबको याद होगा, इक्वेशन होता है क्या, किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल अगर मालूम है तो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ओके ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग है 65/4 गुना एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना है 4 बराबर 0। अब एलसीएम 4 लीजिएगा तो ये 4x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 4 चौक 16 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लीजिए यार, 4x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 16 बराबर 0, ऑप्शन नंबर सी। ओके ना, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है यार इसमें, लेकिन सवाल था आसान, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको टाइम ले लेगा। देखिए नेक्स्ट सवाल, का समान लंबाई की 2 ट्रेनें एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने के लिए क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड का समय लेती है। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है तो वे विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। देखें यार, दोनों ट्रेन का लंबाई 120 मीटर है। का पहला ट्रेन खंबे को 10 सेकंड में पार की है, यानी कि रेलगाड़ी अपनी लंबाई को 10 सेकंड में पार की है। तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। समय है कितना 10 सेकंड, 0 से 0 गया, यानी पहला रेलगाड़ी का चाल आ गया 12 मीटर पर सेकंड। का दूसरा रेलगाड़ी भी खंबा को 15 सेकंड में, तो दूसरा रेलगाड़ी खंबे को 15 सेकंड में पार किया, यानी दूसरी रेलगाड़ी भी अपनी लंबाई को 15 सेकंड में पार कर गई। तो चाल बराबर क्या होगा दूरी बट्टा समय, तो 120/15, यानी कि दूसरा रेलगाड़ी का चाल आ गया 8 मीटर पर सेकंड। का अगर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को कितने समय में, तो यार एक दूसरे को पार करने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल। एक दूसरे को पार करने के लिए कितना दूरी तय करना होगा, तो दोनों को अपने अपने लंबाई का योग पार करना होगा। तो 120 प्लस 120 टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा 240। अब बट्टा में चाल अपोजिट डायरेक्शन है तो चाल जुटेगा 12 और 8 कितना 20, काटिएगा तो कितना आ जाएगा 12 सेकेंड। ओके ना, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहा क्लास में 30 छात्रों का औसत भार 25 किलो है। 30 छात्र का औसत भार 25 किलो है, तो 30 छात्र का टोटल वेट कितना हो जाएगा, औसत गुना संख्या यानी 30 गुना 25 का। यदि कक्षा में अध्यापक का भार भी शामिल कर ली जाए तो औसत 2 बढ़ जाता है। देखिए यार, पहले से 3 छात्र थे, एक अध्यापक को भी शामिल कर लिए, तो अब टोटल कितने कैंडिडेट हो गए, तो आप बोलेंगे सर 31 लोग हो गए। और इन सब का वेट जो है औसत भार 2 kg बढ़ गया। पहले औसत 25 था तो 2 बढ़कर अब औसत हो गया कितना 27। तो का अध्यापक का भार क्या होगा, तो 31 लोगों के टोटल वेट में से अगर 30 लोग का टोटल वेट घटा दीजिएगा तो एक प्रिंसिपल का वेट आ जाएगा। ओके ना, घटा तो लीजिएगा ही, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलिए यार आगे देखें। का 50 रुपए का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10% के दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखें यार, 50 रुपया पर
कहा 10% के दर से प्रत्येक महीना 10% ब्याज मिलता है, तो 6 महीने में कितना ब्याज मिलेगा? तो आप बताएं 10% एक महीना में ब्याज मिलता है, एक महीना में 10% ब्याज मिलता है, तो 6 महीना में टोटल कितना ब्याज मिलेगा? 10 छक 60%, तो 50 रुपया पर एक महीना में 10% ब्याज, तो 6 महीना में कितना? 10 छक 60% ब्याज मिलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 6 पचे 30 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, कहा कि निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है? देखिए यार, उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने हैं? 150 छात्र पास कर गए, और अब फेल हुए हैं कितने छात्र? 100। तो कहा पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत, तो देखें यार, पास हुआ है 150 बच्चा, 100 बच्चा फेल कर गया, यानी कि टोटल बच्चा हुआ था कितना? 250। ओके ना। अब कहा कि पास होने वाला का प्रतिशत, तो 150 बच्चा पास कर गया, टोटल कितना में? 250 में से परसेंट, तो 100 से गुना। ओके, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 चौक 100, 15 चौक 60। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कहा 60 और 72 का HCF और LCM ज्ञात करें। देखिए यार, 60 और 72 का HCF एवं LCM बोला, तो HCF कहने का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 60 को भी काटे और 72 को भी काटे। क्लियर है? तो देख लें ऑप्शन से कि वह नंबर कौन है जो 60 72 दोनों को काटता है। 16 तो नहीं काटता है, खत्म हो गया। 12 काटता है, 12 10 काटता है। क्लियर है? अब HCF देखिए, LCM देखिए, सॉरी, 60 और 72 का LCM यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 60 और 72 दोनों से कट जाए। तो 60 से 260 कटेगा क्या? आप बोलेंगे सर जी नहीं, ये खत्म हो गया। 60 से ये कटेगा और 72 से भी कट जाएगा, तो ये एक हो जाएगा। ओके ना। यहाँ देखें, यहाँ भी 360 60 से कटेगा, 72 से कट जाएगा। लेकिन आप यार बताइए, यहाँ पर HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 होगा कि 10? तो ये दोनों नंबर 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, लेकिन HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 10 और 12 में हाईएस्ट कौन है? 12 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं तो आप करें क्या कि इसका HCF निकाल लें, LCM निकाल लें, आपको एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाएगा, इतना चेक करने का भी जरूरत है नहीं। ओके ना। चलिए देखें यार, यहाँ है 243। पिछले सेट में भी एक सवाल ऐसा हमने कराया था, n/3 गुना 3 के पावर 2n + 1 है, और बट्टा में 9 के पावर n गुना 3 के पावर n-1। देखिए यार, हमने बताया था कि अगर किसी व्यंजक के बराबर में कुछ नहीं दिया, मतलब ये किसी रिलेशन को एक्जिस्ट नहीं करता, आप ऐसे सवालों में वेरिएबल के जगह जो दिल करे वो लेकर सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे तो बेसिक भी यहाँ पे 5 है, ऐसे तो बेसिक भी ये सवाल हो जाएगा, लेकिन वेरिएबल के जगह कुछ वैल्यू पुट कर लीजिए, सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या ले ले? कुछ भी ले लीजिए, 0 1 कुछ भी ले लीजिए। तो 1 ले लेते हैं या 0 ले लेते हैं, 0 ले लीजिएगा, तो यहाँ n/5 यानी कि 0 में 5 से भाग दीजिएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ओके ना। 2 गुना 0 0 + 1, 0 + 1 कितना? 1 हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ 0 और यहाँ 0 - 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। तो देखें यार, किसी भी नंबर के पावर 0 यानी उसका वैल्यू कितना? 1 गुना 3 के पावर 1 3 बट्टा 9 के पावर 0 यानी 1 गुना 3 के पावर -1 है यानी 1/3 है, तो बट्टा वाला 3 ऊपर चला जाएगा, 3 तिया कितना? 9। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, का P - Q का 50% बराबर P + Q का 30%। तो बराबर के दोनों साइड यार परसेंट और 0 से परसेंट 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके ना। 5 से गुना करिएगा तो 5P - 5Q। एक तो है CND भी लगाएंगे तो आ जाएगा, पर ऐसे ही कर लें 3P + 3Q। 3P इधर आके 5P में से घटेगा 2P, 5Q इधर जाके 3Q में जुटेगा 8Q। तो यार P/Q अगर निकालिएगा तो 2 से 1 बार में, 2 से 4 बार में, यानी कि 4/1 आ जाएगा। P का वैल्यू 4 यूनिट, Q का वैल्यू 1 यूनिट। अब सवाल बोला Q बराबर P का x%, तो Q बराबर, Q का वैल्यू है 1 बराबर P का वैल्यू दिया है 4 गुना x% यानी परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100, 4 से काटिएगा 25 बार में, 25 से कम 25, तो x बराबर क्या आ गया? 25। ऑप्शन नंबर बी।
देखिए का एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य अगर 100 है तो मार्क किया है कितना, एमपी है 120। का कि ग्राहक को 8% छूट देता है, 8% छूट दिया तो भाई मेरे 120 मार्क किया, 8% बोला छूट देंगे, 8% छूट दिया यानी बेचा कितना में, तो 92% यानी 92/100 में। तो 0 से 0 काट दीजिए। अब इसको काटिएगा नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा फिर भाग देना पड़ेगा 5 से, उससे अच्छा है कि गुना कर लीजिए। तो देखें 12 दूना 24 हाथ में रहा तो ओके, 12 नमा 108 2 110, बट्टा वाला एक 0 हटाइएगा, डेसिमल एक अंकों से पहले शिफ्ट हो जाएगा। सीपी एमपी और एसपी क्रय मूल्य अंकित मूल्य विक्रय मूल्य पता कर गए तो कहा उसका लाभ बताइए। तो यार 100 में खरीदा है, 110.4 में बेच दिया तो कितना ज्यादा लाभ हुआ, कितना एक्स्ट्रा में बेचा, तो 10.4 यानी कि 10.4 का लाभ हो जाएगा। 100 पे तो परसेंट लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा दो समान बर्तन को पानी और दूध के 3:4 और 5:3 के अनुपात से भरा जाता है। दो बर्तन है, दो समान बर्तन है यानी दोनों बर्तन का वॉल्यूम सेम है। पहला बर्तन में मिल्क और बाटर और मिल्क का रेशियो है, पहला बर्तन में बाटर और मिल्क का रेशियो है 3:4। दूसरा बर्तन में बाटर और मिल्क का रेशियो 5:3। देखिए यार ये दोनों सेम बर्तन है यानी दोनों का क्वांटिटी सेम होना चाहिए। तो यहाँ इसका वॉल्यूम कितना, 3:4 7, यहाँ 5:3 8। इसने बोला दो समान बर्तन यानी दोनों का तो कैपेसिटी बोलिए या वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए ऊपर में 8 से गुना और नीचे में 7 से गुना। ऊपर 8 से किए तो 8 से हर जगह ना, तो 8 तिया 24, 8 चौक 32। नीचे 7 से तो हर जगह 7 से, तो 7 पचे 35, 7 तिरिक 21। अब का इन दोनों को मिला दिए तो यार दोनों को अगर मिलाइएगा तो टोटल बाटर कितना हो जाएगा, 59। टोटल मिल्क कितना हो जाएगा, तो 53। तो 59:53, ऑप्शन नंबर डी। देखिए का एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिन तक साथ काम करने के लिए 800 रुपए मिलते हैं। कहा पुरुष और लड़का दोनों 5 दिन तक अगर साथ में काम करेगा 800 रुपए कमा कर जाएगा। कहा पुरुष की क्षमता लड़के की क्षमता की 2 गुनी है। कहा मैन का जो एफिशिएंसी है वो बॉयज के एफिशिएंसी से 2 गुना। बॉयज का एफिशिएंसी 1 है तो मैन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2। और आप लोगों को पता है कि मजदूरी हमेशा काम पे डिपेंड करता है। जो वर्कर जितना काम करेगा कुल मजदूरी में से उतना भाग लेकर चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा मजदूरी हमेशा काम के हिसाब से बढ़ता है, ओके ना। तो देखें यार मैन पर डे कितना, मैन का एफिशिएंसी 2 यूनिट यानी आदमी पर डे 2 काम कर रहा है। बॉयज का एफिशिएंसी 1 यूनिट यानी बॉयज पर डे 1 काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर एक दिन में क्या काम किया, 3 काम। एक दिन में 3 काम और 5 दिन तक साथ में काम किया तो एक दिन में 3, 5 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 15 काम। और इस 15 काम का मजदूरी है कितना रुपया, 800 रुपया, ओके ना। तो का लड़का पर डे कितना कमाएगा, तो देखें यार लड़का पर डे 1 काम करता है तो 1 काम का मजदूरी क्या हो जाएगा, तो 800/15 गुना में 1, ओके। 5 से काटिएगा, 5 तिया 15, 5 से 16 25 80 यानी 160। 3 से डिवाइड करिए, 3 पचे 15, 3 तिया 9 53.1/3 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात, चलिए आगे देखिए। सेक ए प्लस tan ए बराबर दिया है ए। सेक ए प्लस tan ए बराबर है ए, तो cos ए का वैल्यू पूछा। देखें यार सेक और tan से रिलेटेड आइडेंटिटी जब भी आ जाए ना तो आप लोगों को एक चीज पता है, सेक और tan से रिलेटेड जो भी चीजें आ जाए तो आपको पता है कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी, ओके, इंटू ए माइनस बी बराबर 1। अब देखें यार अगर मान लीजिए कि ये है m, ठीक है, प्लस वाला है m, इन दोनों का गुणनफल 1 है। देखें यार दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 1 तभी पॉसिबल है जब वे दोनों नंबर एक दूसरे का इनवर्स होंगे। या फिर इतना ना समझ सके तो सिंपल देख लीजिए, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वो माइनस उधर जाएगा तो 1/,
सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। ओके ना। अगर माइनस वाला इधर रखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बट्टा सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो गया। यानी इसका मतलब ये है कि ये प्लस वाला और माइनस वाला जो है ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है। सेक प्लस टेन दिया है तो माइनस वाला इसका उल्टा हो जाएगा, माइनस दिया तो प्लस वाला इसका उल्टा हो जाएगा। ओके ना। तो यहाँ सेक ए प्लस टेन ए बराबर ए दिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दे रखा है, तो आप बताएं सेक ए माइनस टेन ए क्या हो जाएगा, जस्ट उसका इनवर्स हो जाएगा, यानी कि 1/a हो जाएगा। ओके ना। अब इन दोनों को अगर ऐड करिएगा सेक ए प्लस सेक ए कितना 2 सेक ए बराबर a प्लस 1/a, इन दोनों को ऐड करेंगे a प्लस 1/a को ऐड करेंगे तो a गुना a स्क्वायर प्लस 1/a हो जाएगा। ओके। तो सेक a बराबर 2 इधर आ जाएगा तो a स्क्वायर प्लस 1/2a। अब आपसे बोला कॉस का वैल्यू, तो सेक होता है 1/cos बराबर a स्क्वायर प्लस 1/2a। तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, बाएं साइड इनवर्स करिएगा तो दाएं साइड भी इनवर्स हो जाएगा, तो 2a/a स्क्वायर प्लस 1, 2a/a स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, दो नंबर का रेशियो दिया है 3:5 का। आगे का प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। देखिए यार, प्रत्येक संख्या में 10-10 का वृद्धि किया, यानी कि दोनों जगह सेम वृद्धि किया है 10-10 का, तो रेशियो में भी सेम वृद्धि होना चाहिए। पहले 3 था 5 हो गया, यानी कि 2 बढ़ गया। दूसरा संख्या 5 से 7 हो गया, यानी कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। तो रेशियो में भी दोनों जगह सेम वृद्धि हुआ है 2-2 का, पर एक्चुअल में वृद्धि किए हैं कितने का, 10 का। तो 2 बराबर 10, 1 बराबर कितना 5। 1 का वैल्यू पता कर गए तो छोटी संख्या, तो ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल रेशियो ये था ना, ये तो वृद्धि के बाद का है, ओरिजिनल ये था, तो ओरिजिनल संख्या में का छोटी वाली संख्या, छोटी संख्या है 3 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 5, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर जी 3 गुना 5 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए का ए की वर्तमान आयु 20 से 9 वर्ष अधिक है, का ए जो है इसका एज 20 से 9 वर्ष ज्यादा है, तो बी का एज अगर x ईयर है तो a का 9 ज्यादा x प्लस 9 हो जाएगा। ओके। अब आगे बढ़िए, कहा यार कि 10 वर्ष बाद a की आयु 10 साल पूर्व b की आयु की दोगुनी है, 10 साल बाद a की आयु, तो a का प्रेजेंट एज है x प्लस 9, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, बढ़ेगा ना यार, 9 है तो 10 साल बाद हो जाएगा 19, x प्लस 19। बी का प्रेजेंट एज है 1 साल, तो 10 साल पहले एज क्या रहा होगा, x माइनस 10। कहा कि 10 साल बाद जो a का एज है ना, ये b के एज का दोगुना हो जाएगा। ओके, जैसे जैसे बोला लिख लिए। कहा 10 साल बाद a की आयु 10 साल पहले के b की आयु का दोगुना हो जाएगा। क्लियर। अब x प्लस 19 बराबर 2x माइनस 20, x उधर जाके घटेगा तो x बचेगा, 20 इधर आके जुटेगा तो 39 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 39। बोला क्या, a की वर्तमान आयु, तो a का एज होगा 39 प्लस 9, 39 प्लस 9 कितना 48। b का बोलता तो 39, a का बोला तो 48 साल, ऑप्शन नंबर ए। देखिए का एक नाव को अनुकूल धारा में बिंदु ए से बिंदु बी तक तथा प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत बिंदु ए तक वापिस आने में 4 घंटे लगते हैं। का प्रवाह का वेग 2 है और ठहरे पानी में नाव का वेग 4 है, तो ए और बी के बीच का दूरी मान लेते हैं डिस्टेंस है d किलोमीटर। आप बताइए अगर d किलोमीटर दूरी धारा के दिशा में गए हैं तो जाने में समय लगेगा कितना, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, धारा के दिशा में गए हैं तो चाल जुटेगा, बोट का चाल 4 है, वाटर का चाल 2 है तो जुटेगा, यानी कितना 6 हो जाएगा।
अब धारा के दिशा में गए तो वहां से वापिस आइएगा d किलोमीटर धारा के अपोजिट, और धारा के विपरीत अगर आइएगा तो आने में समय लगेगा कितना, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो चाल घटेगा, 4 में से 2 घटेगा, कितना 2 बचेगा। देखें यार, जाने में टाइम लगा इतना, आने में टाइम लगा इतना, और दोनों टाइम को मिलाकर टोटल टाइम दिया है कितना, 4 घंटा। बस इसको सॉल्व कर लेना। 6 और 2 का एलसीएम सर 12, 6 दूना 2d, 2 छक 6d, तो 2 और 6 कितना 8d बराबर 4, 4 एकम 4 दूना 8, 2 छक 12, तो d बराबर 6। तो कहा ए और बी के बीच का दूरी कितना, 6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए का एक वृत्त में 2 जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को केंद्र ओ पर काटते हैं। यदि एंगल ए ओ सी 15 डिग्री है, ए ओ सी ये वाला एंगल दिया है 15 डिग्री, तो छायांकित खंड का अन्य आच्छादित खंड से अनुपात ज्ञात करना। देखें यार, ये फिगर थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये ऐसा फिगर था, ये छायांकित भाग है। ओके, ये छायांकित भाग है। का छायांकित भाग का अछायांकित भाग से रेशियो क्या होगा, सुनिएगा। जैसे जरा इसको गौर से देखिए यार, क्या ये सेक्टर है का ए ओ सी, ये एक सेक्टर है। आप बोलेंगे सर ये एक सेक्टर है, त्रिज्य खंड है। तो भाई मेरे इस सेक्टर का अगर एंगल ये वाला 15 डिग्री है तो इधर 15 है तो इधर भी 15 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो आमने सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, और शीर्षाभिमुख कोण जो है ये आपस में बराबर होगा। तो इधर 15 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। ओके ना? तो आप बताएं इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, 15 डिग्री वाला ये सेक्टर और 15 डिग्री का ये सेक्टर, तो एक 2 सेक्टर हो गया। तो आप बताएं 15 15 30 डिग्री का, तो इन दोनों सेक्टर का कंबाइंड एरिया निकाल लेते हैं। तो इन दोनों सेक्टर का एरिया क्या होगा, आपको पता है सर, त्रिज्य खंड का एरिया होता है थीटा बट्टा 360। थीटा कितना हो गया, दोनों को कंबाइंड किए तो 30, तो थीटा बट्टा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये दोनों त्रिज्य खंड का एरिया हो गया। अब का अछायांकित भाग का एरिया कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे सर पूरे वृत्त के एरिया में से अगर इन दोनों छायांकित भाग का एरिया आप घटा दीजिएगा तो शेष अछायांकित भाग का एरिया आ जाएगा। तो पूरे वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर माइनस छायांकित भाग का एरिया, यानी ये दोनों सेक्टर का एरिया। तो सेक्टर का एरिया कितना है, 30 से काटिएगा 12 बार में कट जाएगा। तो दोनों सेक्टर का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर बट्टा में 12। तो पूरे वृत्त के एरिया में से अगर दोनों सेक्टर के एरिया को घटा दीजिएगा तो शेष अछायांकित भाग का एरिया आ जाएगा। तो 12 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटेगा कितना, 11 पाई आर स्क्वायर बट्टा 12 आ जाएगा। तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं, 11 पाई आर स्क्वायर बट्टा 12। ओके ना? तो ये छायांकित भाग का दोनों सेक्टर का एरिया हो गया, और ये अछायांकित भाग का रेशियो निकालिए। 12 से 12 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो 1:11, 1:11 यानी ऑप्शन ए। देखिए कहा रॉकेट लॉन्च पैड से 3 किलोमीटर की दूरी से आपको 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर रॉकेट दिखाई देता है। तो कहा रॉकेट की ऊंचाई कितनी है। देखें यार, कहा लॉन्च पैड है, कहा लॉन्च पैड से, ये लॉन्चिंग पैड है सपोज, कहा यहाँ से 3 किलोमीटर के दूरी से कहा 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर रॉकेट दिखाई दे रहा है। रॉकेट सपोज यहाँ है, और कहा यहाँ रॉकेट जो है ये 30 डिग्री के उन्नयन कोण पे दिखाई देता है। तो सवाल कहा कि रॉकेट की ऊंचाई, ये वाला हाइट निकालना है। तो सिंपल यार, 30 डिग्री के लिए tan 30 होता है 1/√3, तो लंब हो जाएगा 1, आधार हो जाएगा कितना, √3।
तो आपको एक का वैल्यू पूछा तो √3 यूनिट का मान दिया है 3 किलोमीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/√3। रेशनलाइज करिएगा तो या फिर सिंपल काट लीजिए तो इसको √3 बार में ये कट जाएगा, यानी कि √3 किलोमीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू √3 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। यार अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जैसा आप लोग बोलिएगा वैसा करेंगे, ओके ना। चलिए देखिए, का एक धनराशि को 5, 10, 15, 20 के अनुपात में 4 व्यक्तियों में बांटा गया। का उच्चतम हिस्से का कितना प्रतिशत न्यूनतम हिस्सा है। उच्चतम का, तो का वाला हमेशा नीचे, उच्चतम हिस्से का, देखिएगा उच्चतम हिस्से का, तो का वाला नीचे, तो उच्चतम हिस्सा मैक्सिमम कौन है 20, तो 20 बट्टा में। का न्यूनतम कितना परसेंट है, तो न्यूनतम ऊपर परसेंट में रिजल्ट मांगा तो 100 से गुना, 20 पचे 100, 5 पचे 25, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसको सिंपल है रेशनलाइज करना। देखें 1 + 1/2 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/2 गुना 1 + 1/4, तो 4 है 1 5/4 गुना 6 है 1 7/6 गुना 8 है 1 9/8 गुना 3 में से 1 गया 2/3 गुना 5 में से 1 गया 4/5 गुना 7 में से 1 गया 6/7 बराबर दिया है 1 सही 1/x। ऐड कर लीजिएगा तो x + 1/x हो जाएगा। अब यार इसको काटिए आराम से। देखिए 5/4 से ये 4/5 कैंसिल, 7/6 से 6/7 कैंसिल, 2/3 से 3/2 कैंसिल, बच गया 9/8। 9/8 क्रॉस करिएगा तो ये 9x हो जाएगा, बराबर 8 उधर जाएगा तो 8x + 8 होगा, तो 8x इधर आके 9x में से घटेगा तो x बराबर कितना 8, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का x अक्ष की धनात्मक दिशा में का एक रेखा x + 3/-6 बराबर 0 द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा। देखिए यार ये पॉजिटिव x एक्सिस है, का x एक्सिस के दिशा में x + 3/-6 द्वारा का बनाए गए कोण क्या होंगे। तो देखें यार आप लोगों को बताया कोण बनेगा, कहने का मतलब हुआ कि ये जो लाइन है, जो किसी लाइन का ये इक्वेशन दिया है, का इस लाइन द्वारा पॉजिटिव x एक्सिस पे कितना का कोण बनेगा, कहने का मतलब हुआ कि ये लाइन पॉजिटिव x एक्सिस पे कितना डिग्री का झुकाव बना रहा है। तो झुकाव कहने का मतलब यहाँ पे आपको स्लोप बताना है। तो देखें यार स्लोप आप सबको पता है कि अगर किसी भी जनरल लाइन का इक्वेशन अगर दिया है, किसी भी लाइन का इक्वेशन दिया और स्लोप निकालना है, तो स्लोप हम लोग y = mx + c से कंपेयर करके निकालते हैं। पहले भी हमने सेट में कई बार ये स्लोप से रिलेटेड सवाल कराया है, ओके ना। तो यहाँ देखें कंपेयर करिएगा तो देखें यार √3y बराबर क्या होगा, सबको इधर लेके जाइएगा तो +x इधर आके -x हो जाएगा, माइनस से इधर आके +6 हो जाएगा, ओके। तो y बराबर क्या होगा, √3 इधर आएगा तो दोनों में ना बारी बारी भागा, तो -x/√3 + 6/√3। कंपेयर करिए इन दोनों को, अगर कंपेयर करिएगा तो यहाँ देखेंगे आप कि सर x से x गया तो बच गया कितना -1/√3, तो m कहने का मतलब ये स्लोप है, स्लोप आ गया -1/√3। स्लोप यानी कि tan थीटा आ गया -1/√3। यार आप देखें माइनस वाला को अभी इग्नोर करें, ओनली देखें tan कितना डिग्री 1/√3 होता है, तो आप बोलेंगे सर 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू 30 है। सुनिएगा गौर से, आंसर नहीं हो गया क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू है। तो देखें यार ये tan यहाँ पे निगेटिव है, तो tan निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, तो आप बोलेंगे सर जी tan निगेटिव जो है, tan निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट कहने का मतलब हुआ यहाँ 180 होता है, तो 180 माइनस थीटा होता है सेकंड में, तो 180 माइनस थीटा। और किस क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो ये 360 माइनस, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा होगा।
तो यहाँ tan निगेटिव कहने का मतलब हुआ कि tan जो है या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देख लें यार, थीटा क्या हो जाएगा, तो 180 माइनस थीटा यानी 180 माइनस 30 कितना एंगल होगा, 150 निगेटिव। अब कहा कि अगर फोर्थ में हुआ तो 360 माइनस 30 यानी कितना, 330 डिग्री। अब ऑप्शन में इन दोनों में से जो है हो जाएगा, तो कौन सा है, ऑप्शन डी 150। ओके ना। तो चलिए यार आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू यार।